नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी लोगों का स्वागत है 60 मिनट 60 खबरों में। लेकिन उससे पहले शुरुआत करें एक बड़ी खबर आई। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गुरुवार को सरकार और किसानों की बैठक होगी। किसान संगठनों की बैठक से पहले मुलाकात होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। पंजाब के सीएम कल गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। सुबह अमित शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको बता दें कि दोनों के बीच में किसानों के मामले को लेकर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि बीते रोज भी किसानों के साथ में सरकार की बैठक हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। किसानों ने बाहर आकर बोला था कि कमेटी गठन करने की बात कही जा रही है, कम लोगों को मीटिंग में बुलाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, लेकिन हम 35 के 35 संगठन के जो लोग हैं वो सभी लोग ही बैठक में आएंगे, मीटिंग में आएंगे। इसके अलावा हम लोग कम नहीं होने देंगे। साथ में आपको यह भी बता दें कि सरकार ने कहा था कि दूसरे स्तर की जो बातचीत हुई है वो बहुत कारगर रही है, उसकी तारीफ उन्होंने की थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगली जो वार्ता होने वाली है उसमें और भी अच्छे जो इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि कल गुरुवार को सरकार के साथ में मुलाकात एक बार फिर से किसानों की होने वाली है। और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में होने वाली है। और यह मुलाकात सीधे तौर पर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। अब रुक करेंगे 60 मिनट 60 खबरों का। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अनुरोध किया है कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा से हल निकालें। तोमर ने कहा कि दिल्ली के लोग संयम का परिचय दें, उन्हें तकलीफ है, इसका सरकार को एहसास है। किसानों से अनुरोध है कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा से हल निकालें। चर्चा चल रही है, कल भी किसान नेताओं के साथ बैठक है। हमारी कोशिश है कि जल्द ही इसका कोई समाधान हो। मैं दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है, ये एहसास सरकार को भी है। और किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें। और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो जाए। आप नहीं हो सकते हैं या नहीं? देखिए, चर्चा हुई है, कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा ना हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी ना। और राज्यों में भी सर ये फैलता जा रहा है आंदोलन, और किसानों से अपील करेंगे कि बात कम से कम सड़क बाधित न करें, ट्रैफिक जाम न करें। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन तो वहीं कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। किसानों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द करने की मांग की है। किसानों ने दिल्ली ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए। प्रोफेसर दर्शन पाल ने कहा कि हमने आपस में मीटिंग खत्म की है। केंद्र सरकार ने पहले सिर्फ पंजाब को बुलाया था, हमने 4 नुमाइंदों की समिति का प्रपोजल ठुकरा दिया है ताकि और किसानों को भी बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने मिलकर फैसला लिया है कि कल फिर से इन्हें लिख कर देंगे। हम चाहते हैं कि तीनों कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए। गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। अगली बात, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे जो लगातार बात करेगी। और आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनैनिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे
इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटे पंजाब के किसानों के साथ चौथे दौर की बैठक गुरुवार को होगी, जिसे लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को दिन भर तैयारियों का दौर चलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मंत्रियों के बीच वहां पर चर्चा चलती रही, जबकि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं के बीच दिन भर कई दौर की बैठक हुई, जिसमें सरकार के समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गुरुवार की बैठक में किसानों की चिंताओं पर चर्चा का समाधान होगा और साथ में सरकार इसके लिए तैयार है। किसान संगठनों के रुख से लगता है कि चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रह सकती है। वहीं चौथे दौर की होने वाली बैठक की रणनीति पर विचार करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह के उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि किसानों को लेकर खत्म करने जैसी किसानों की जिद पर चर्चा की गई। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पास कृषि कानूनों को रोकने के लिए कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेडियम को जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मुझसे खफा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आज पूरे देश देख रहा है कि हमारे देश के किसान कड़ी ठंड में खुले आसमान में प्रदर्शन कर रहे हैं और रात को सो रहे हैं। ये सोचकर नींद नहीं आती है। आज कोई भी देशभक्त चैन की नींद नहीं सो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मुझ पर आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए हैं। इतने नाजुक मोड़ पर कैप्टन साहब इतनी गिरी हुई राजनीति कैसे कर सकते हैं? ये तीनों केंद्र के कानून हैं, ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है। ये लागू करेंगे या नहीं करेंगे। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत का ढकोसला बंद कर इन काले कानूनों को खत्म करे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों की आय आधी हो चुकी है, लेकिन सरकार के मंत्री की आय चौगुनी हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की किसानों को जुमले देना बंद करे, बेईमानी अत्याचार बंद करे, बातचीत का ढकोसला बंद करे और किसान मजदूर विरोधी तीनों काले कानून खत्म करे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि देश का किसान आंदोलनरत है। पिछले 7 दिनों से किसान करो या मरो के रास्ते पर खड़ा है। किसान मजदूर इंसाफ मांग रहे हैं, पर मोदी सरकार उन्हें घाव देने में लगी है। कभी कुंटीले तारे से, कभी आंसू गैस के गोलों से, कभी पानी की बौछारों से, कभी किसान के जवान के बेटे को उनके सामने खड़ा करके परेशान किया जा रहा है। देश में सरकार नहीं, कंपनी राज चल रहा है। मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। इसका इलाज संघर्ष है बस। सुरजेवाला ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये देश महात्मा गांधी का देश है या कुछ पूंजीपतियों का देश है। और साथ में आपको ये भी बताते चले, उन्होंने इस सवाल पूछा है केंद्र सरकार से। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप और झुनझुने पकड़ाने की बजाय
3 काले कानून खत्म करने चाहिए। साथियों, सवाल यह है कि क्या यह महात्मा गांधी का भारत है? क्या भाजपा सरकार के मालिक मुट्ठी भर उद्योगपति हैं या इस देश के 130 करोड़ नागरिक? क्या दिल्ली दरबार पूंजीपतियों की किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर हमला बोला है। हुड्डा ने इस बार हमला जेजेपी के विधायक और सरकार का साथ दे रहे निर्दलीय विधायकों पर किया है। हुड्डा ने कहा कि आज जो जेजेपी के और निर्दलीय विधायक सरकार का साथ दे रहे हैं, उन्हें किसानों से ज्यादा कुर्सी प्यारी है। तो वहीं हुड्डा ने कहा कि जिन किसानों ने जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को वोट दिया था, आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हुड्डा ने यह हमला चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है और उनका वोट लेने वाले जेजेपी और निर्दलीय विधायक सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। किसान का वोट लेकर किसान विरोधी सरकार और नीतियों का साथ देने वालों के प्रति जनता में रोष है। ये विधायक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठियां, आंसू गैस और वाटर कैनन चलाने वाली सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। किसान विरोधी, उस सरकार की किसान विरोधी पोल खुल चुकी है। ये सरकार किसान विरोधी है, नहीं तो कोई मायने नहीं था कि इतना बड़ा किसान का आंदोलन हो और ये सरकार ऐसा काम करे, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित का नहीं है, देश के हित का नहीं है। इनका तो भाई अपनी कुर्सी पे है। ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी जेजेपी हरियाणा में। अपनी फेविकॉल से कुर्सियां नहीं जोड़ना चाहते, नहीं तो तुरंत इस बात की आवाज उठानी चाहिए थी सेंटर से। और जेजेपी जो कह रही थी हम तो किसानों की वो है, उनको तुरंत इस सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से बाहर। और आज भी मेरा सरकार से ये है कि कानून जो ये बनाए हैं ये किसान हितैषी नहीं है। एक नया कानून लाया जाए या इनको विड्रॉ किया जाए, इसको अमेंड किया जाए, वो बातचीत करके किसानों से उनको किसानों को भावनाओं के उनको एक सुरक्षा का एक देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि उनके हित सुरक्षित हैं और वो एक ही तरह से। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भले ही मध्य प्रदेश के किसान शामिल ना हुए हों, लेकिन किसान आंदोलन की गर्मी दिल्ली से मध्य प्रदेश तक महसूस की जा सकती है। दरअसल किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व किसान आंदोलन को हाईजैक करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों से संवाद कर रही है, बातचीत के जरिए किसानों से तो हल निकाला लिया जाएगा, लेकिन जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहां बिना बुलाए पहुंच चुके हैं, वो अड़ंगा डाल रहे हैं। ये वही ताकतें हैं जो सीएए के प्रदर्शन में शाहीन बाग भी पहुंची थी। उसमें से कुछ लोग अब किसान आंदोलन में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने की तरफ से ये बयान सामने आया है, जिसको लेकर राजनीति भी अब तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली की सीमाएं सील पड़ी हुई हैं और जगह जगह लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जहां दिल्ली के लोग परेशान हैं और साथ में मंडियों में आड़ती भी अपनी परेशानी बता रहे हैं, इस बीच दिल्ली में ऑटो चलाने वाले लोग भी किसान आंदोलन के चलते परेशान हो रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते बाहर से सब्जी पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, जिससे सब्जी के रेट बढ़ चुके हैं और लोग कम खरीद रहे हैं। इसी के साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने आंदोलन कर रखा बॉर्डर पे, जाम लगा हुआ, गाड़ियां नहीं निकल पा रही, उस वजह से परेशानी हो रही है। गाड़ी आगे पीछे आती है, जो कस्टमर है वो माल देख के लेता, माल जैसे कम दिखाई देता तो रेट चढ़ जाते हैं, तो किसानों की वजह से परेशानी आ रही है। जब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी।
हाँ, आलू के रेट डाउन हो जाएंगे, 1000-1200 पे आ जाएंगे। और हम जैसे कॉमन आदमी को परेशानी हो रही है। अब बच्चे बेचारे गाड़ी लेकर के गए, लौट कर आए, बहुत ही वो बेचारी वहां से 2 किलोमीटर शाम को कल पैदल चल कर आई। तो वो परेशानी को समझे ये लोग, वो भी तो उनके घरों की बहू बेटियां हैं ना, सुबह से काम पर ऑफिस निकली हैं, उन्हें ये नहीं पता कि शाम को क्या होने जा रहा है। अभी 2 लेडीज एक गाड़ी में थी, अब उन्हें नोएडा जाना था, वो मुझसे कह रही हैं आंटी किधर से जाए। उनका बेटा मैं खुद 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को हरियाणा की खापों ने खुलकर समर्थन किया है। सांगवान खाप के प्रधान और दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। वहीं 3 दिन पहले हरियाणा के 35 खापों ने दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में रोहतक के गांव बाहर से नांदल खाप का तपा के प्रधान डॉक्टर सुरेश नांदल की अगुवाई में खाप पदाधिकारियों का दल टीकरी बॉर्डर पहुंचा और किसानों के आंदोलन में जाकर समर्थन किया। हम किसानों को अपना नैतिक समर्थन देते हैं, सभी तरह का समर्थन जैसा किसानों को चाहिए हम उनके लिए तैयार हैं। हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है और हम लगातार उनके साथ बने रहेंगे। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे, इन कानूनों को वापस ले, जैसा किसान चाहते हैं वैसा करे। किसान इस देश का आधार है, किसान इस समाज की रीढ़ है। अगर किसान ही टूट जाएगा तो समाज और देश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज सारा समाज, हरियाणा का पूरा किसान आज किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा है। हम इस किसान आंदोलन का भरपूर और जोरदार तरीके से समर्थन करते हैं। किसानों को आगे बढ़कर अपना जो समर्थन मांग रहे हैं उनका समर्थन सभी खापों ने भी किया है और पूरा देश उनके साथ एकजुट है। और जहां तक पंजाब से सियासी लोग भी दिल्ली में किसानों के संघर्ष में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अकाली दल का एक बड़ा काफिला दिड़वा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जिसमें संगरूर से अकाली दल के जिलाध्यक्ष इकबाल सिंह जोंधा और विधायक बाबू प्रकाश चंद्र गर्ग, अकाली दल के प्रवक्ता विनरजीत सिंह गोल्डी के अलावा कई वरिष्ठ नेता इस काफिले में शामिल रहे। इनका कहना है कि हम संघर्ष में किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत से नहीं जा रहे हैं, बल्कि किसान होने के नाते संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं। किसान अंदोलन ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ MSP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ UP, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਡੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਹੈ ਉਹ UP ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਹੇਠ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ
तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। दूसरी तरफ किसानों के पारिवारिक सदस्य भी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। किसानों की गन्ने की फसल खेतों में तैयार खड़ी है, लेकिन फसल की कटाई के लिए ना तो मजदूर हैं और ना ही गन्ने को मिलों तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर हैं, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उधर गेहूं की फसल को भी पानी देने के लिए कोई नहीं है और ना ही खाद खेतों में डालने के लिए कोई है, जिसके चलते किसानों के बुजुर्ग खुद ही पशुओं को जैसे तैसे संभाल रहे हैं। प्रॉब्लम की है कि सारे बंदे साडे किसान धरने ते गए ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਆਪੇ ਘਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ, ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦਾ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਲੇਬਰ ਲੂਬਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਣਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਧੁਰਨੇ ਲਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੰਨਾ ਖੜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਖਾਦ ਦਾ, ਨਾ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਲਈ। तो वहीं जहां एक तरफ किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए दिल्ली में संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार भी अपने घरों में संघर्ष कर रहे हैं। मलाई घर में डटी हुई हैं और महिलाएं अपने घर पे डटी हुई हैं, फसलों के अलावा अपने घर को भी देख रही हैं। इस मौके पर जब हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है, तब से उन्हें वापस उनके घर वाले नहीं आए हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रदर्शन लगातार जारी है और उनके घर वाले वहीं पर शामिल हैं। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਉਣੇ, ਧਾਰਾ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ? ਸਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ नहीं लेंदे हैगे, उन्हें चਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ नहीं मुड़ना हैगा। हरियाणा के चरखी दादरी में फोगाट खाप ने एक मीटिंग का आयोजन किया और साथ में यहां पर एक फैसला लिया गया कि बुधवार को सारे नेता दिल्ली कूच करेंगे। जिस तरह से सरकार कानून लाई है वो किसानों के हितों में नहीं है। इसको देखते हुए और किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए फोगाट खाप ने मीटिंग की और दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। दोबारा जी, कल हमारी 19 की पंचायत हुई थी जिसमें शोरान खाप भी आई थी, सतगांव भी आया था। उन सब ने जो भी फैसला इन्होंने लिया है, जितने भी हमारे प्रधान थे, मैं उनके साथ हूँ, किसानों के समर्थन में हूँ और मैंने मेरी नेक कमाई से 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता की है। आज भी जितने भी ट्रैक्टर दादरी से दिल्ली जाएंगे।
तो वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। चाहर ने कहा कि किसानों को डराकर और उनके मन में भ्रम डालकर लोगों को इकट्ठा किया गया है। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन किसान संगठनों ने विपक्षी दलों के बहकावे में आकर ये आंदोलन शुरू किया है। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि फिल्म सिटी बनाने पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आती नजर आ रही है। शिवसेना और एनसीपी जहां इस मुद्दे को महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में पहुंचकर न सिर्फ बॉलीवुड के बड़े कलाकारों से बातचीत की, बल्कि फिल्म उद्योग के बड़े नामों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत करके महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सरकार के कामकाज की तारीफ की, बल्कि कोरोना काल में भी फिल्मी जगत को उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर बताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी जगत के लोगों को उत्तर प्रदेश में आने की अपील की है और साथ में ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फिल्मी जगत की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगी। 1.5 लाख से लेके पौने यानी 2 लाख तक के टेस्ट प्रतिदिन वहां के नागरिकों का करवा करके हर एक नागरिक को सुरक्षित करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन भी नहीं लगाया है दोबारा, न कर्फ्यू लगाया है और न लगाने का ही कोई विचार है। हमने कहा सारी एक्टिविटीज को प्रारंभ करो, सतर्कता और सावधानी हर एक स्तर पर लगाएंगे। हमने हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया है, पब्लिक को अवेयर करते हैं लोग, लगातार मास्क लगा करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं कोई बात होती है तो आप नजदीक के केंद्र में जाकर के निःशुल्क टेस्ट अपना करा लें। वहां टेस्ट भी फ्री है, उपचार भी फ्री है। इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव, इसको किस मॉडल में हमें आगे लेके जाना चाहिए, इसमें आपकी सहभागिता उस रूप में आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। शिवसेना समेत कई दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए आज मुंबई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने आज सुबह लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड लॉन्च कर दिए हैं। ये उत्तर भारत का पहला नगर निगम है जिसकी लिस्टिंग BSE में हुई है। मैं उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसे बैल बजाने की रस्म का सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने आज कई हस्तियों से बात की है। हमें पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला है। हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता लाने में सुधार किया है। उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने की योजना है। हमने इसके लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ में चर्चा की है और उनके सुझाव मांगे हैं। और जो सुचिता प्रदेश के अंदर आई है उसके लिए और अधिक निवेश करने के इच्छुक हैं और इस दिशा से उन लोगों से हमारी काफी अच्छी चर्चाएं यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उन सब के साथ यहां पर आज हुई है। दूसरा कार्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग NCR में नोएडा के पास यमुना
इस बीच गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई की पूरी फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश के नोएडा में शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। वे उत्तर प्रदेश में भी फिल्म से जुड़ी रोजगार पैदा करना चाहते हैं। इस पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोजगार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनेमची सबसे ज़्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले, उनके लिए रोजगार, वहाँ के बच्चों के लिए रोजगार, हिंदी भाषियों के लिए रोजगार। एक भव्य फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में, वो 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहाँ पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है, हम लोग पाकिस्तान में नहीं। 60 मिनट 60 खबरों में रुकेंगे अब छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मुंबई में रहे, ऐसे में शिवसेना नेता संजय राउत ने उनसे फिल्म सिटी को लेकर सवाल किया। शिवसेना सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुंबई की फिल्म सिटी को शिफ्ट करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत में भी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्में सिटीज हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन जगहों पर जाइए और डायरेक्टर्स, कलाकारों से बात करिए, या फिर वो ऐसा मुंबई में ही करना क्यों चाह रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है, आइए सुनवाते हैं। जैसे मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा में, यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। और फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने? उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी को लेकर जारी सियासत के बीच में योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुंबई पहुंचकर फिल्मी सितारों से मुलाकात की। इस दौरान अक्षय कुमार से लेकर सिंगर कैलाश खेर तक कई हस्तियां सीएम योगी से मिलने पहुंची। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं को क्या कुछ उसको लेकर कहा जा रहा है, आइए सुनवाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की
एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है, उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं, इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में कि फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं? हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो भी देखिए, मुझे लगता है मुंबई मुंबई है और महाराष्ट्र की मुंबई है, तो मुंबई का जो एक क्रेडेंशियल है या मुंबई का जो एक इंटरनेशनल कैपिटल फॉर यानी एक आर्थिक राजधानी भी है और यहाँ पर बिजनेस का भी बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो एक है कि कई लोग मुंबई ने ही बड़े बनाए हैं या उनकी लाइफ बनाने का काम मुंबई ने किया है। तो इतना यानी एक है कि मुंबई में सब कुछ है जो यूपी में नहीं हो सकता है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो भी कमियाँ यहाँ पर होगी वो कमियां दूर करने का काम भी हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ से शिफ्ट करने का कोई वजह भी नहीं और कोई कारण भी नहीं। वो तो कह रहे हैं ना कि हम बॉलीवुड को लेकर के चले जाएंगे। वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो लोगों की इच्छा चाहिए कि उधर जाना चाहिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पर काम का माहौल ठीक है, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का कोई कारण ही नहीं। जहाँ पर पूज्य योगी महाराज की बात है, उनको पूरा देश मानता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी सोच में और उनकी ऑनेस्टी में, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 1000 एकड़ की ज़मीन पे काम शुरू हो गया और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोजगार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनमची सबसे ज़्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले, उनके लिए रोजगार, वहाँ के बच्चों के लिए रोजगार, हिंदी भाषियों के लिए रोजगार, एक भव्य फिल्म स्टूडियो 100 एकड़ में, वो 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहाँ पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आप आएँ और हम लोग सब साथ रहें। ये इंडस्ट्री चूँकि लार्जेस्ट फिल्म, आपको पहली बात एक बता दूं, मैं 650 फिल्म किया हूँ। वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हम लोग को बड़ी जगह चाहिए, हमको ज़्यादा सिनेमा बनाना चाहिए, जिस तरह चाइना है उस तरह से एक सोच बड़ी होगी कि एक भव्य स्टूडियो होगा। मुंबई भी उसका एक रहेगा, लेकिन ये मुंबई का एक बड़ा एक्सटेंशन होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक बड़ा एयरपोर्ट जिसको कहते हैं ना, इंटरनेशनल मैसिव एयरपोर्ट, उसी तरह एक फिल्म स्टूडियो होगा। इसके अंतर्गत आप अंदर आएंगे, गेट खुलेगा, पूरी फिल्म ख़त्म करिए और आप बाहर जाइए। रामोजी उसका छोटा स्ट्रक्चर है, ये उसका लार्जर देन लाइफ का हम लोग एक स्ट्रक्चर सोचे हैं। संजय जी, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत के राजकीय मेहमान हो सकते हैं। पिछले दिनों जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इसका न्योता दिया था। भारत ब्रिटिश सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर स्वीकार का इंतजार कर रहा है। इस न्योते के तुरंत बाद नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्च आयोग ने कहा था कि प्रधानमंत्री जॉनसन शीघ्र भारत के दौरे पर आने वाले हैं। आखिरी बार साल 1993 में ब्रिटेन के पूर्व पीएम जॉन मेजर गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान बने थे। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल वैश्विक कूटनीति के दमदार शक्तियों को गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान के तौर पर न्योता भेजा है।
हाथरस कांड के बाद मचे बवाल के बीच वहां जा रही केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि पत्रकार के खिलाफ जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कप्पन ने केरल के जिस अखबार के लिए काम करने का दावा किया था वो 2 साल पहले 2018 में ही बंद हो चुका है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली एक पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये जानकारी दी। कोर्ट केरल श्रमिक पत्रकार संघ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कप्पन को 5 अक्टूबर को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दाखिल अपने हलफनामे में दावा किया था कि कप्पन पत्रकारिता के नाम पर एक साजिश के तहत जातीय विभेद पैदा करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की नीयत से हाथरस जा रहा था। बिहार के सिवान में 2 भाइयों की हत्या मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है। पीठ ने किसी भी 3 दिन में 6 घंटे का कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी। पीठ ने कहा कि उक्त स्थान का सत्यापन करने के साथ ही राज्य पुलिस वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करेगी। 19 सितंबर को पिता की मौत होने और मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी। बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को मुंबई स्थित स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एसबीसी की ओर से शौविक को 5 सितंबर को अरेस्ट किया गया था और इसके बाद से ही वो हिरासत में था। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स संबंधी मामले में गिरफ्तारी के करीब 3 महीने बाद शौविक को जमानत मिली है। शौविक की बहन रिया को गिरफ्तारी के करीब 1 महीने के बाद अक्टूबर में जमानत में रिहा कर दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर महीने में रिया को शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। रामनगरी अयोध्या में संतों और धर्माचार्यों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए सरयू में बोट के जरिए यात्रा की व्यवस्था की जाए। ऐसे में अयोध्या के संतों ने सरकार से मांग की है कि नया घाट से गुप्तार घाट तक जलमार्ग तो से सुरगम यात्रा की व्यवस्था की जाए। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सरयू में बोट के जरिए पर्यटकों की यात्रा सरल होगी। कम समय में राम की पैड़ी से गुप्तार घाट तक श्रद्धालु रामनगरी के दर्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में खेत में खेलने के दौरान 4 साल का बच्चा 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए जिला और पुलिस प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है और लखनऊ से 18 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम भी तुरंत महोबा के लिए निकल चुकी है। बच्चों को निकालने के लिए जेसीबी से बोरवेल के पास गड्ढा खोदा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुलपहाड़ थाने में बुधौरा गांव में महिला अपने 4 साल के बेटे धनेंद्र को लेकर खेत में गई थी। मां खेत में काम करने लगी और इसी दौरान धनेंद्र खेलने के दौरान बोरवेल के पास पहुंच गया और उसके अंदर गिर गया। फिलहाल बच्चों को बचाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रही तनातनी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नेता प्रतिपक्ष पर गुस्सा फूट पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर कांग्रेस नेता कब जिम्मेदार बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण और बड़े पदों पर रहते हुए संवेदनशील बयानबाजी पर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है। देश और दुनिया में जब सभी के सामने महामारी के लोगों को बचाने की चुनौती थी तो ऐसे में कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि पहली प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की है कि हर आदमी का जीवन सुरक्षित कैसे रह सके, ये महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष जो है फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसे हरकतें कर रहा है, मुझे उन शब्दों का चयन करना उचित नहीं लग रहा है।
जो जिस प्रकार का उनका व्यवहार हम देख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो हमने निर्णय लिए हैं, देखिए सेशन से संबंधित मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर सेशन ना करने की हमारी मंशा होती तो हम सेशन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते। हमने ईमानदारी से सेशन को, मॉनसून सत्र में भी 10 दिन का सत्र हुआ और पूरे देश में कहीं। तो वहीं कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने शीतकालीन सत्र को टाल दिया है, जिसका कुल्लू जिला बीजेपी ने स्वागत किया है। इसके साथ ही कुल्लू अस्पताल में अतिरिक्त चिकित्सा देने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। जिला कुल्लू बीजेपी के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर अपने विवेक से सही फैसला लेते हैं और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जनता हित में जो फैसला लिए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। फरीदाबाद के जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय में IoT स्टार्टअप चैलेंज 2020 प्रतियोगिता समापन समारोह में प्रख्यात चिंतक और समाज सुधारक इंद्रेश कुमार और फरीदाबाद विधानसभा के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने शिरकत की। उनके साथ ही कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने यहां करोड़ों रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय सभागार शकुंतलम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर IoT स्टार्टअप अप चैलेंज के विजेताओं को भी पुरस्कारित किया गया। इस दौरान RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने चीन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने कोरोना वायरस बनाकर वायरस किया है और इसी के साथ जिसे भारत तक लाने का काम तबलीगी जमात ने किया। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी ने एनडीए की तरफ से राज्यसभा उपचुनाव का नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सुशील मोदी ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। इसी के साथ उनके साथ मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने टिफिन बम, स्पाइक्स, नक्सली वर्दी सहित नक्सल सामग्री बरामद की है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्स ने सर्चिंग के दौरान टिफिन बम समेत विस्फोटक और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG, STF और 2 वाहिनी CRPF का संयुक्त बल विशेष नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था। टीम थाना फूलबगड़ी गादीरास क्षेत्र के कई इलाकों में रवाना हुई, जहां पर टीम को जगह जगह पर स्पाइक्स और 2 नग टिफिन बम बरामद किए, जिन्हें टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इसके बाद आसपास के इलाके में टीम सर्च अभियान पर चली गई। इस दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में कुछ नक्सली सदस्य दिखाई दिए, जिसकी पुलिस पार्टी घेराबंदी कर रही थी। तभी नक्सली सुरक्षा बलों ने देखकर घने जंगल का फायदा उठाते हुए वो वहां से फरार होने में कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 से 5 दिसंबर तक सघन दौरे पर रहेंगे। बघेल 2 दिसंबर को भिलाई, दुर्ग में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रात 9 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री 3 दिसंबर की रात रायगढ़ लौटेंगे। फिर 4 और 5 दिसंबर को जशपुर और बिलासपुर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बघेल निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 2 बजे भिलाई पहुंचेंगे और वहां 2 बजे IIT भिलाई के ब्रिक लेइंग सेरेमनी में शामिल होंगे। बघेल शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से रविशंकर स्टेडियम दुर्ग पहुंचेंगे और फिर लोकाकला मार्ग का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 4:30 बजे मुख्य अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग दुर्ग का शुभारंभ और फिर 4:45 पर पटेल चौक दुर्ग में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम प्री फैब स्ट्रक्चर दुकानें बन रही हैं। शिमला में सब्जी मंडी, गंज बाजार,
राम बाजार लोअर बाजार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 467 दुकानों की प्री फेब स्ट्रक्चर से बनाया जाना है। ये काम सबसे पहले सब्जी मंडी से शुरू किया जाएगा। इसके बाद राम बाजार से दुकानों को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। वहीं सब्जी मंडी में 3 दुकानें बनाकर दुकानदारों को सौंप दी हैं। अन्य 26 दुकानें भी बनाने का काम शुरू होने जा रहा है और दुकानें खाली करवाकर कारोबारियों को सब्जी मंडी मैदान में बनाई गई अस्थायी दुकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। शिमला बाजार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम प्री फेब तकनीकी से अपनी दुकानें बना रहा है। इससे शिमला सुंदर बनेगा और इसमें कारोबारी भी सहयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पिछले दिनों हुए मानव तस्करी के मामले में खुलासे के बाद से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। दुर्ग आईजी ने एक विशेष टीम इसके लिए बनाई है जो इस मामले की जांच और आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। वहीं आज फिर डोंगरगढ़ पुलिस को इस मामले में कामयाबी हासिल हुई है, जहां राजस्थान और हरियाणा गई पुलिस टीम को 5 दिनों की कोशिश के बाद आरोपी सुरेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है, जहां से उसे डोंगरगढ़ लाया गया और रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी अलेक्जेंडर किरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आरोपी सुरेश ही वो व्यक्ति है जिसे पीड़िता महिला को पूर्व में 5 लोगों को बेचा गया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात NH 44 पर हुई दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। अभी उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया था कि आज सुबह फिर एक अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार मां बेटे को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार भी पलट गई। दोनों अपने परिजनों को खेत पर खाना देने जा रहे थे। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और कार सवारों की जमकर पिटाई की गई। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने लंढोर घंटाघर के निकट एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में जाकर महिला समूह को बनाई के लिए 100 किलो ऊन वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसमें जो भी स्वेटर या अन्य बुनाई होगी उसका पैसा उन्हें दिया जाएगा और साथ ही इसे बेचकर जो पैसा आएगा उसकी और ऊन लेकर इन्हें दी जाएगी ताकि उन्हें स्वरोजगार मिलता रहे। तो वहीं चीन सरकार ने इस साल जून में गलवान घाटी की योजना बनाई थी और चीन ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ जबरदस्त बहुपक्षीय अभियान छेड़ रखा था। इसके तहत उसने जापान से लेकर भारत जैसे देशों के साथ सैन्य और अर्धसैनिक बलों के साथ गतिरोध की स्थिति निर्मित कर रखी थी। ये बात अमेरिका के शीर्ष पैनल ने जारी अपनी रिपोर्ट में कही। गलवान शीर्षने के बाद USCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ सबूत बताते हैं कि चीनी सरकार ने इस घटना का योजना रच रखी थी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक संघर्ष में चीन को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि ये तस्वीरें गलवान घाटी के क्षेत्र की हैं, जहां पर चीन की तरफ से भारत की ओर कूच करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर मौजूद मुस्तैदी से मौजूद वहां पर भारत के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और यहां पर दोनों ही देशों के जवानों के बीच में खासा संघर्ष देखने को मिला था। इस दौरान भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा था। दिल्ली कूच के दौरान किसान आंदोलन में किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ लगातार लोगों का रोष देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में हरियाणा के कैथल में उधम सिंह चौक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल
का पुतला फूंका गया। यह पुतला आम आदमी पार्टी यूथ विंग के उत्तरी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गौरव बख्शी के नेतृत्व में जलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं का समूह मार्च के रूप में पटियाला रोड से होते हुए चौक पर इकट्ठा हुआ। इस दौरान गौरव बख्शी ने कहा कि खट्टर सरकार ने किसानों पर जो लाठियां और आंसू गैस के गोले चलाए हैं, उसके विरोध स्वरूप आम आदमी पार्टी यूथ विंग पूरे हरियाणा में रोष प्रदर्शन और पुतला दहन कर रही है। हमारे देश का किसान कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में किस तरीके से कितनी तत्परता से काम करते हैं, इसका एक मामला फरीदाबाद से FSSAI विभाग से सामने आया है। हुआ यूं कि 12 नवंबर को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और FSSAI ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके छापेमारी की और बल्लभगढ़ की कुछ दुकानों में फूड प्रोडक्ट के सैंपल लिए। ये सैंपल सील करके FSO संदीप चौधरी को सौंप दिए गए, जिनको संदीप चौधरी ने उसी दिन या फिर 24 घंटे के भीतर प्रशिक्षण के लिए चंडीगढ़ लैब में भिजवाने थे। लेकिन लापरवाही कहे या फिर भ्रष्टाचार, वो सैंपल आज 20 दिन बाद भी एक प्राइवेट गाड़ी में धक्के खा रहे हैं। इस गाड़ी को विभाग ने किराए पर लिया था। जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में विभाग के मुख्य अधिकारी ND शर्मा से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि इस विषय में उनके पास कोई रिपोर्ट जमा नहीं हुई है और ना यहां से कोई सैंपल डिस्पैच होने की कोई जानकारी है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी FSO संदीप चौधरी के पास है। जब संदीप चौधरी से इस मामले पर हमारे संवाददाता ने पूछा तो उनका कहना था कि वो 20 दिन के लिए निजी कारणों से छुट्टी पर चले गए थे। कल शाम ही वापस आए हैं और आज ही वो सैंपल चंडीगढ़ डिस्पैच किए गए हैं। साठ मिनट 60 खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला